वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम प्रोग्राम कर रहे हैं इकोनॉमिक व्यूज। शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद साहब, जहां से आपने ब्रेक किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्या गवर्नमेंट की विल नज़र आती है इस करप्शन को या इस निज़ाम को सही करने के लिए, ताकि उससे हमारी इकोनॉमी दोबारा से चल पड़े? मर्चेंट साहब, अगर ये गुफ्तगू से हम ये नतीजा निकाल चुके हैं कि एक मुकर्ररा आमदनी से ज़्यादा अगर टैक्स नाफिज नहीं होता तो पाकिस्तान में ना गुर्बत कम होगी, ना बेरोज़गारी कम होगी, ना आवाम की तकालीफ कम होंगी और शायद रियासत को भी ख़तरा हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तानी कौम है अब उनको ये ज़िम्मेदारी उठानी होगी कि हुकूमत को मजबूर करें कि आपने ये कानून नाफिज करना है। किसी के जलसे में उस वक्त तक मत जाएँ जब तक वो ये कमिटमेंट ना कर ले। इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। सिर्फ तनख्वाहदार लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये टैक्स दें। अब इसी तरीके से करप्शन पे जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 1200 अरब रुपया साल का नुकसान है, तो उसके लिए जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, एहतसाब नहीं होगा और करप्ट लोग हुकूमत में आ जाएंगे, इलेक्शन में भी हिस्सा ले लेंगे, आर्टिकल 62 और 63 का वायलेशन के बावजूद वो इलेक्शन उनमें खड़े होने की इजाज़त दी जाएगी, कर्ज़े भी वो अपने माफ़ कराएंगे, शाहाना अखराजात भी करेंगे, टैक्स भी नहीं देंगे, तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया जिसमें आवाम के ऊपर जुल्म और चंद लाख आदमी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो ये तो मुल्क को डिस्टेबलाइज करके खाना जंगी की तरफ खुदा न खास्ता ले जा रहे हैं और हम कभी भी तरक्की पजीर मुल्क की हैसियत से नीचे ही चले जाएंगे, आगे नहीं जा सकते। तो ये तब्दीली तो मेरे ख्याल से नागुज़ीर है और आवाम को ही जिम्मेदारी से होगा ये, और मीडिया जो है वो एजुकेट करेगा, जैसे आप सवालात के ज़रिए कर रहे हैं। हुकूमत या इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत आएगी, ये फ़ौजी हुकूमत, मुझे लगता है वो नहीं करेंगे। जी, पॉइंट वेल टेकन। आप ये बताइए, पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, लेकिन हम इन 60 सालों पे अपने एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स नहीं लगा सके। हमारी ग्रोथ जो पिछले साल थी तकरीबन 2% की ग्रोथ थी, जिसमें से सर्विसेज सेक्टर जो था वो 1% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर ने बहुत कम कंट्रीब्यूशन किया था। तो हम सर्विसेज पे बात करते हैं कि सेल्स टैक्स होना चाहिए, हम एग्रीकल्चर पे बात करते हैं कि इनकम टैक्स होना चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि हम इन चीज़ों को प्रॉपरली टैक्स नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये करप्शन दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से एक आम आदमी जो है वो सफ़र कर रहा है, क्योंकि वो ये देखता है कि बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं वो 1 रुपया भी टैक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, और एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 35,000 रुपए से ज़्यादा है वो टैक्स दिए चला जा रहा है। उसको ये एक एहसास महरूमी होता है कि मैं तो टैक्स दे रहा हूं, चाहे मजबूरन ही सही, क्योंकि मेरा एम्प्लॉयर मुझ पे से टैक्स काट लेता है, लेकिन ये बड़े बड़े फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ये बड़े बड़े लोग जो हुकूमत में भी हैं, उनका अगर आप टैक्स रिटर्न उठा के देखे जाए तो कोई टैक्स वो नहीं देते। इस पे प्लीज मैं चाहूंगा कि आप हमारी आवाम को एजुकेट करें कि क्या वजह है कि हम एग्रीकल्चर टैक्स ना लगा सके आज तक। देखिए, बात ये थी कि जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं वो 2 चीज़ों को इंश्योर करते हैं। एक तो ये कि उनको टैक्स ना देना पड़े बाय एंड लार्ज, दूसरा ये कि जो ताकतवर तबके उनको वहाँ तक पहुँचाने में जिनका कंट्रीब्यूशन है उनके ऊपर टैक्स ना लगाया जाए। तो वो आप अपने आप को अवामी नुमाइंदा कैसे कहते हैं फिर, कि जब वो खुद टैक्स देने के लिए तैयार नहीं, वो लोगों को कैसे तरगीब करेंगे कि भाई टैक्स दो, हमारे मुल्क को बचाना है, हमारे मुल्क को चलाना है? देखिए, जब वो ये समझते हैं कि आर्टिकल 62 और 60 के तहत तो खड़े ही नहीं हो सकते थे, और पाकिस्तान में चाहे आपको पसंद आए या नहीं आए, एक रुझान है कि अगर आपको अमरीकी आशीर्वाद हासिल है जी और एजेंसीज की सपोर्ट है तो आप इलेक्शन जीत जाएंगे। सही बात। बुनियादी जो नुकता आपने उठाया है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि एग्रीकल्चर का हिस्सा पाकिस्तान की मईशत में 21% है, और जो टोटल टैक्सेस हैं उसमें एग्रीकल्चर का हिस्सा 1% है। आप अमेजिंग फैक्ट, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। दूसरे आप आ जाइए कि पाकिस्तान के बड़े बड़े टेक्सटाइल मिल ओनर्स, शुगर, ये लोग ये इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं। वो जो GST वगैरह देते हैं ना, उसको वो कह देते हैं, सेल्स टैक्स देते हैं कि जी हमने ये टैक्स दिया। इनकम टैक्स बहैसियत मजमूई वो नहीं दे रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में 2007 की एक रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कि 1 साल में उनको टैक्स अगर नहीं लगाया गया, एग्जेम्पशन दी गई, तो 112 अरब रुपए का कौमी ख़जाने को नुकसान हुआ। पाकिस्तान में आज तक सही मानों में उन पर गेन टैक्स नहीं लगाया गया, मगर अभी भी एक नया तमाशा हुआ है, वो पता होना चाहिए, आपको ने पढ़ा होगा ज़रूर जी कि हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो कराची स्टॉक एक्सचेंज तशरीफ, जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि जी अब वहाँ पर जो भी पैसा आप लगाएंगे उसमें 2004 तक, 1 अप्रैल से 2014 तक उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये कहाँ से आया। मतलब ये कि आप रिश्वत लें, करप्शन करें, कौमी ख़जाना लूटें और उसको स्टॉक एक्सचेंज में लगा दें, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो चूंकि लॉ आपकी भी फील्ड है, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि फाइनेंशियल NRO और क्या है?
दिस इज ए फाइनेंशियल एनआरओ कि आप ये कह रहे हैं जी हम आपसे नहीं पूछेंगे, आपका माफ, और उस पर टैक्स भी नहीं होगा। तो फिर जो आदमी ईमानदारी से टैक्स दे रहा है वो डिस्करेज होता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ये इससे बड़ी मिसाल नहीं मिलती कि हम अपने ब्लैक इकोनॉमी को किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज में लगा दें और उसको कैसे 4 साल के बाद वाइट करके ले जाएं, जिस पे कोई सवाल नहीं होगा। ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन कमिंग बैक टू जो हम बात कर रहे थे कि जो ये टैक्सेस ना लगने से हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है, आपने टेक्सटाइल सेक्टर की बात की। टेक्सटाइल सेक्टर जो एक्सपोर्टर है वो आज 1% इनकम टैक्स देता है, और जबकि वो R&D में जो है वो ½ % तो वैसे ही वापस ले जाता है। सेल्स टैक्स रिफंड्स में पैसे वापस ले जाते हैं क्योंकि पैकिंग मटेरियल पे उसको सेल्स टैक्स का रिफंड मिल जाता है। तो इस वक्त मैं ये कहूँगा कि टेक्सटाइल सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी है वो नेगेटिव है, बिल्कुल चेंज आएगी, क्योंकि सेल्स टैक्स तो वो आगे पास ऑन कर देते हैं ना, मुझे और आपको पास ऑन कर देते हैं, क्योंकि वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो वो तो मैं और आप भर रहे होते हैं। वो ये कहना कि हम इतना करोड़ों रुपए का सेल्स टैक्स भरते हैं, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही। लेकिन इस वक्त हम जो एक हमारा जो इस वक्त प्रॉब्लम है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे मुल्क में बिल्कुल नहीं है। हमारी इस वक्त जो प्रोडक्शन है वो 14,000 मेगावाट है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट 23,000 मेगावाट्स की है। आपने कहा कि हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में इस एनर्जी क्राइसिस के ऊपर ही डिस्कस किया था, और हमने ये बताया कि हाइड्रो पावर जो है पाकिस्तान में सबसे सस्ती बिजली पैदा करने का एक तरीका है। उसमें हमारे पास कैपेसिटी जो है 40,000 मेगावाट पैदा करने की है। हमने आज तक 10,000 मेगावाट्स भी पूरी पैदा नहीं की। पोटेंशियल है, पैदा नहीं कर रहे। विंड पावर हमारे पास सिर्फ सिंध के जो कॉरिडोर में है 30,000 मेगावाट्स पैदा कर सकते हैं। आज तक हमने कुछ भी पैदा नहीं किया। न्यूक्लियर पावर से हम पैदा कर सकते हैं। तो हमारे पास रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं, लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की विल नहीं है, क्योंकि एक फॉरेन इन्वेस्टर को वो अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर 2-3 चीज़ें चाहता है, उसके पैसे की सिक्योरिटी हो, उसकी जान की हिफाजत हो, तो वो आपके मुल्क में आएगा। उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ आज भी अवेलेबल हैं। गैस जो है इस वक्त हम इंटरनेशनल मार्केट से अगर देखें तो हम 1/4 गैस पे हम प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, यानी हम गैस को इस वक्त 75% एक अंदाजे के मुताबिक सब्सिडाइज कर रहे हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी दे रहे हैं। हमने रेंटल पावर मंगवा लिए और हम एक महंगी तरीन बिजली अपने मुल्क में आज दे रहे हैं, जिससे एक आम आदमी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। गवर्नमेंट पे तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि गवर्नमेंट को तो रीइंबर्समेंट हो जाती है उनके बिल्स की, लेकिन एक आम आदमी, मुझे या आपको इससे फ़र्क पड़ा। तो आप ये बताइए कि ये एनर्जी क्राइसिस या इनसे हम क्या किसी तरीके से निकल सकेंगे? क्या हम ये कर्जे जो आज हम पे इतने मुसल्लत कर दिए गए, क्या हम इनसे निकल सकेंगे? ज़रा बड़ा छोटा सा टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट रह गया, 2 मिनट में इसको ज़रा समाप्त कर। बात दरअसल ये थी कि आपने तो खुद ही सोल्यूशन तो दे दिए हैं। 2006 में मुशर्रफ साहब ने संग बुनियाद रखा था भाषा डैम का जी। 5 साल के बाद गिलानी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर के दोबारा रख के आ गए, काम फिर भी नहीं हुआ। इस दौरान में $7 अरब के है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ गई और अब 12-13 अरब डॉलर का आपको ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर कोल तो 4.5 साल में वो आपको बिजली दे सकता है, तो 4.5 साल इनको हो गए, तो अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। तो बेसिकली तो हमारे पास तो अल्लाह ताला ने तो रिजर्व वसाइल दिए हैं कि हम इसको कर सकें। ईरान से हम पाइपलाइन ले सकते थे, उसको हमें चाहिए था कि नवाब शाह के बजाय गवादर पे ले लें, तो चंद महीनों में आपको बिजली मिल जाएगी, गवादर में ले लें, ठीक है ना। तो ये असल में इसके हल मौजूद हैं। इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा मसला है। उसकी वजह यह है कि एक लॉ एंड ऑर्डर के अलावा चाइनीज़ आज भी तैयार हैं, और चाइनीज़ पहले भी आए थे, हमने उनको वापस कर दिया। जो आपने हिंट आहिस्ता से दिया है कि इनका इंटरेस्ट रेंटल पावर में था, सही मानों में कोशिश नहीं हुई, और आज जो पाकिस्तान की मईशत तबाह है उसमें बड़ा जिम्मेदारी इस बात पर होती है कि मुशर्रफ ने और मौजूदा हुकूमत ने जानबूझकर अपने जो हाइडल और कोल को, ख़ासतौर से 2 बड़ी चीज़ों को इग्नोर किया। और ईरान से पाइपलाइन इसलिए नहीं कि अमेरिका का दबाव है, और हमने अपनी मईशत को तबाह कर दिया। हल इन्हीं में वशीदा है और कोई रास्ता नहीं है। शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। हम आपको फिर जहमत देते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन, ताकि आप एक आम आदमी को ये ज़रूर समझाएं कि उसके ऊपर किस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं आज, वो उसको कैसे उससे बाहर निकल सकता है। व्यूअर्स, इसको आज प्रोग्राम को हम अपने रैपअप के तरफ जा रहे हैं। अब सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान में जो एक बच्चा पैदा हो रहा है उसके ऊपर एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 70,000 रुपये का कर्जा है। हमें ये सोचना होगा कि हम इस मेनस से कैसे बाहर आ सकते हैं। हमारे पास वसाइल मौजूद हैं।
हम अपने हर प्रोग्राम में यही कहते जा रहे हैं कि वसाइल मौजूद हैं, लेकिन कोई एक चीज़ मिसिंग है, जिसको मैं शायद अगर कहूँ कि गवर्नमेंट की विल मिसिंग है तो शायद गलत ना होगा। हम अपने आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में इन्हीं मसाइल की तरफ आपकी तवज्जो दिलाते रहेंगे। एज ए नेशन हमें खड़ा होना होगा, हमें सवाल करने होंगे। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डेवलप नहीं होगा और उनके ऊपर उसको वो परफॉर्म नहीं करेंगे। तो हम एज ए नेशन जब तक सवाल नहीं करेंगे, इसके सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। मुझे ज़ीशान मर्चेंट को इकोनॉमिक व्यूज़ के साथ इजाज़त दीजिए। आप हमें अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक्स ज़रूर दीजिएगा। हमारी वेबसाइट है 24/7 ऑनलाइन। आप इस पे ज़रूर बताइए कि किस तरीके से आपके जहन में क्या सॉल्यूशंस हैं कि इकॉनमी को इम्प्रूव किया जाए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।